नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक भाग को, जो कि यूजीसी नेट इकाई 8 में लगा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अंक 1 जो कि हम लोग देख चुके हैं। टोटल 11 दृश्य थे उसमें। अंक 1 में कुल जो है 11 दृश्य जो है दृश्य 11 दृश्य थे। हम लोग अंक 2 की बात करेंगे। इसमें कुल 10 दृश्य हैं। आज 5 दृश्य की बात हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है दृश्य 2 में। दृश्य 2, अगर पात्र की बात कर लें, पात्र, तो इसमें कुल पात्र जो हैं, कुल पात्र 35 है, जिसमें 24 पुरुष पात्र हैं और 11 जो हैं महिला पात्र हैं। देखते हैं। इसमें दिया है कि कहा जा रहा है द्वितीय अंक दृश्य 1। देखते हैं। उद्भांड में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास, कहते हैं उद्भांड में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। आगे देखते हैं। कार्नेलिया जो है एक, क्या कहते हैं, महिला पात्र है। और कार्नेलिया है क्या, सेलुकस की कन्या है। देख लेते हैं। कार्नेलिया कह रही है, सिंधु का यह मनोहर, कहती है सिंधु का यह मनोहर तट जैसी मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण में धीरे धीरे उड़ती हुई प्रांत प्रांत संदिग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। कहती है यह कितना निर्मल सुंदर है। कहती है कि यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। गाती है कार्नेलिया, गाती है वो कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच जन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरसता कहती है कि सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीव ने हरियाली पर मंगल कुंभ कुंभ सारा। लघु सुर धुन रे पंख पसारे, शीतल मलय शमीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुख किए, कहते हैं उड़ते खग जिस ओर मुख किए, कहती है समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुण जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, कहती है हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जब कहती मंदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तब फिलिप्स का प्रवेश होता है। फिलिप्स कहता है, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत का पूरा अधिकार कर लिया है। कहता तुम तो भारतीय संगीत पे पूरा अधिकार कर लियो। चाहे चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने के लिए अभी विलंब हो। कार्नेलिया कहती, फिलिप्स ये तुम हो। आज दारा की कन्या वाल्ही जाएगी। फिलिप्स कहती है कि दारा की कन्या नहीं कुमारी, सामग्री कहो। तो कार्नेलिया कहती है असंभव फिलिप्स, ग्रीक लोग केवल देशों का विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर अधिकार कर लिया है। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका सामग्री कहने पर तिल मिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह एक महान साम्राज्य की
लूट में मिली हुई दासी है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, प्रणय परिणीता की पत्नी कहती है, प्रणय परिणीता की पत्नी नहीं। फिलिप्स कहता है कुमारी, फिलिप्स कहता है कुमारी प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है। कार्नेलिया कहती है यदि प्रणय हो। फिलिप्स कहता है प्रणय तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया कहती है हंसकर, ओहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स कहता है कुमारी क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो। कार्नेलिया कहती है नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से कहती है कि मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर के सब स्त्रियां स्कंधावार में सामग्री के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी। कार्नेलिया कहती है नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कहता है कुछ सोचकर, फिलिप्स सोचता है फिर कहता है कुमारी ना जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया कहती है तुम मेरा अपमान करने का साहस ना करो फिलिप्स। फिलिप्स कहता है प्रहार देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्नेलिया कहती है कि तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते। फिलिप्स फिलिप्स कहता है इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है रक्षा करो रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है, फिर गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। आगे देखिए क्या होता है। कार्नेलिया कार्नेलिया कहती है धन्यवाद आर्यवीर। किसको, चंद्रगुप्त को कहती है धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स कहता है लज्जित होकर के, कुमारी प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्नेलिया कहती है क्षमा तो कर दूंगी परंतु भूल नहीं सकती। फिलिप्स तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक हो जाता है। चंद्रगुप्त चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया कहती है पिताजी कहाँ हैं, उनसे यह बात कह देनी होगी, यह घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त कहते हैं ओ मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया आप चलिए मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। एक घटना हो गई। फिलिप से विनती कहती है, फिलिप ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं। उन दोनों श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरंग सुकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए ना उस साधु ने भविष्यवाणी की है, भारत साम्राज्य होने की, उसमें कितनी विनयशीलता वीरता है। प्रस्थान। कुछ सैनिक के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर विजय करने की इच्छा क्लांति से मिटती जा रही है, हम तो इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश वैसे सोया हुआ है, लड़ने जैसे इनमें इनके जीवन का उद्वेगजन अंश नहीं। आपने ध्यान कहते हैं कि आपने ध्यान से दार्शनिक के सदृश निगम सुनते हैं। पौरव के ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनिसाक्रेटीज का प्रवेश होता है। एनिसाक्रेटीज कहता है कि मुझे मुझे तो यह लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर कहता है नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके हो, दंडायन को देखो ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीर का भी परिचय मिल जाएगा, यह अद्भुत देश है। एनासाक्रेटीज कहता है परंतु अम्भीक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला, प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर कहता है लोभी है, सुना है कि लोभी है, सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासी हो गई है। एनासाक्रेटीज मुझे विश्वास नहीं होता, इसमें कोई रहस्य होगा। एक बात कहूं, ऐसे शैलपथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है।
क्यों ना शिविर में ही चला जाए। सिकंदर एना सेक्रेटरीज फिर तो कहता है कि एना सेक्रेटरीज फिर तो पार्स पोलिस का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता ना थी। एकांत में मुझे कुछ ऐसी बात पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण कहते हैं मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बात से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियों पर भविष्यवाणियां प्रायः सत्य होती हैं। एक ओर से फिलिप्स और अम्बिक, दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स कहता है अम्बिक से पूछ कहता है कि अम्बिक से पूछ लिया जाए। अम्बिक कहता है यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स कहता है और उसके सहायक हैं सेल्यूकस। आगे देखिए, सेल्यूकस की कन्या जो है कार्नेलिया है। देखते हैं, सेल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से इतनी नीचता, अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा। उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ इसका न्याय करेगा। कहते हैं सिकंदर उत्तेजित ना हो सेल्यूकस। फिलिप्स कहता है तलवार तो कभी भी न्याय कर देती है, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विरोधी की हत्या करना पाप नहीं पुण्य है। सेल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बताओ कहता है तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सेल्यूकस कहता है चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को एक नीच फिलिप्स के हाथ अपमानित होने से बचाया है, और मैं स्वयं यह अभिमान कहता है कि मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर परंतु साहस नहीं हुआ। कहते हैं कि परंतु साहस नहीं हुआ क्योंकि सेल्यूकस। फिलिप्स कहता है कैसे साहस होता? इनकी कन्या दंडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है। वहीं पर वहीं पर विद्रोहकारी आलका भी आती है, और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है कि यह भारत का भावी साम्राज्य होगा। सेल्यूकस कहता है रुक अपनी अबाध्य गति कहता है रोक अपनी अबाध्य गति से चलने वाली जीव को रोक। सिकंदर कहता है ठहरो सेल्यूकस, तुम अपने को विचारधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त कहता है क्या? सिकंदर कहता है सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जाराज संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य की हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त कहता है हस्तगत नहीं, उसका शासक क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर कहता है के कहने पर कहता है कि और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा। तो परिस्थिति कहता है तो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त कहता है असंभव क्यों नहीं? सिकंदर कहता है हमारी सेना इनमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त कहता है मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर क्या कहता है? क्रोध से कहता है फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य? चंद्रगुप्त कहता है एक सादर निमंत्रण और सेल्यूकस के उपकृष्ट होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा, परंतु मैं यवनों को अपने शासक बनने को आमंत्रित कहता है कि मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। सिकंदर कहता है परंतु यही यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी भी आक्रामित नहीं हुआ, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त कहता है नहीं, कदापि नहीं। अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गंधार राज्य अम्भीक समझने की भूल ना होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यौन लुटेरों की सहायता नहीं।
सिकंदर कहता है, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त कहता है, क्या ये झूठ है? लूट के लोभ से हत्या, व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना, रण कला का उपहास कहता है, रण कला का उपहास करना है। सिकंदर कहता है कि आश्चर्य और क्रोध से सेल्यूकस। चंद्रगुप्त कहता है, सेल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। अम्बिक कहता है, शिष्टता से बात करो। चंद्रगुप्त कहता है, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की श्रीवंचक शिष्टता नहीं जानता। आनियर देशद्रोही अम्भीक। चंद्रगुप्त रोटियों की लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया था, नहीं आया है। आगे देखिए सिकंदर क्या कहता है। सिकंदर कहता है, बंदी कर लो इसे। अम्भीक, फिलिप्स और एनिसाक्रेटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सेल्यूकस। सेल्यूकस साम्राज्य। सिकंदर, यह क्या? सेल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। यह आचरण आपकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का घोतक है। साम्राज्य, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ वाल्हीक जाने दीजिए। सिकंदर कहता, सोचकर अच्छा, जाओ प्रस्थान। देखते हैं अब दृश्य 2 आता है। प्रस्थान होता है वहां से। झेलम तट के वन कहते हैं, झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका। अलका कहती है, आर्य हम कहती है, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य कहता है, पलायन। चंद्रगुप्त कहता है, व्यंग ना कीजिए गुरुदेव। चाणक्य कहता है, दूसरा उपाय क्या है? अलका कहती है क्यों नहीं? चाणक्य कहता है, हो सकता है दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव। चाणक्य कहता है, परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। आगे देखिए। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपाद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है। मेरी और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य कहता है, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहासन अभी नहीं आया। चंद्रगुप्त कहता है, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य कहता, अवश्य मिला होगा। अलका कहती है, यदि ना आ सके। चाणक्य कहता है, अब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तंभ हो, उससे बढ़ रही हो, और आषाढ़ के अंबारिक दिन हो, तब किस बात की संभावना होनी चाहिए? अलका कहती है, जल बरसने की। चाणक्य कहता है, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, मालवा सिंहारण को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी यही आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए, वे 2 व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहारण का सहारा लिए वृद्ध गंधार राज्य का प्रवेश। चाणक्य, राजन, गंधार गंधार राज्य विभव की छालनाओं से वंचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका कहती, पिताजी। गले से लिपट जाती है। गंधार राज्य। बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका कहती, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गंधार राज नहीं तू गंधार राज कहते हैं, नहीं तू मुझे आपकी झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी तो महलों को छोड़ चुकी है, उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? कहते हैं, जो महलों को छोड़ चुकी है उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास हो सकता है? अलका कहती, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए, सिंहारण से मालवा में कृतज्ञ हूँ। सिंहारण सास्मृत नमस्कार करता है। अपने पिता के साथ अलका जाती है। चाणक्य, सिंहारण तुम आ गए, परंतु। सिंहारण कहता है, किंतु परंतु नहीं आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएंगे। विपत्तियों में बादल मर्रा रहे हैं। चाणक्य कहता है, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्ति में तम से लहलहाती है। हाँ केवल कहते हैं कि हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो,
तुम लोग कहते हैं तुम लोग प्रस्तुत हो। सिंगारक कहता है हाँ हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य कहता है तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त कहता है फिर क्या। चाणक्य कहता है सिंगारक और अलका को तट कहता है कि अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त प्रवतेश्वर की सेना में जो एक गुम अपनी छावनी अलग डाले हैं वे सैनिक कहाँ के हैं। चंद्रगुप्त कहता है नहीं जानता। चाणक्य कहता है अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग उसी सेना की साथ अपने स्वांग रखेंगे वही हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चले देखें। नवीन गुल्म का एक युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान पुरुष वेश में कल्याणी और सेनापति का प्रवेश। कल्याणी आती है। कल्याणी कहती है सेनापति मैं दुस्साहस करके पिता कहती है कि मैं दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया पर जब कोई अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। प्रवतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। सेनापति कहता है राजकुमारी। कल्याणी सावधान सेनापति। सेनापति कहता है क्षमा हो। अब आप लोग चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अंक 2 देख रहे हैं। अंक 1 हम लोग देख चुके हैं जिसमें 11 दृश्य हैं। अंक 2 देख रहे हैं इसमें 10 दृश्य हैं। आज हम लोग 5 दृश्य की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या कहती है। सेनापति कहता है क्षमा हो अब भूल ना होगी। हाँ तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी कहती है वह क्या। सेनापति कहता है घायलों को शुश्रूषा का भार लेना। कल्याणी कहती है मगध सेनापति तुम कायर हो। आगे देखिए क्या कहते हैं। सेनापति तब जैसी आज्ञा हो स्वागत। स्त्री का आधीनता वैसे ही बुरी होती है। इस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचाओ। कल्याणी कहती मेरी इच्छा है कि जब परमेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूंगी। सेनापति कहता है बात तो अच्छी है। कल्याणी कहती है और अब तक हम लोगों की रक्षित सेना रुक कर देखते हुए यह लोग पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का रण वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर वह किस गुल्म का शिविर है युवक। कल्याणी कहती है मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर कहता है मगध की सेना असंभव। उसने तो रण निमंत्रणों की कहता है उसने तो रण निमंत्रण की अस्वीकृत किया था। कल्याणी कहती है परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटी सी वीर युवा का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध के योग दिया है। प्रत्येश्वर कहता है प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह। हंसता है। कल्याणी कहती महाराज उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। प्रत्येश्वर हंसकर प्रागल्भ हो युवक परंतु जब रण नाचने लगता है तब भी तुम्हारा यह उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक हो इसलिए साहस न कर कर बैठ कहता है कि इसलिए साहस न कर कर बैठना। तुम मेरी कहता है तुम मेरी रक्षित सेना के लिए के साथ रहो तो अच्छा समझाना। कल्याणी कहती है जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त सिंगारण और अलका वेश बदले हुए प्रवेश। सिंगारण कहता है खेल देख लो कहता है कि खेल देख लो खेल ऐसा खेल जो कभी ना देखा हो ना सुना। पर्वतेश्वर नट इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं। अलका कहती है क्या युद्ध से पहले ही घबरा गए सेनापति। वह भी तो वीरों का खेल है। पर्वतेश्वर कहता है बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त कहता है ना हो तो नागों का दर्शन ही कर लो। कल्याणी कहती है बड़ा कौतूल है महाराज। इन नागों को
ये लोग किस प्रकार वेश में बस में कर लेते हैं। चंद्रगुप्त कहता है संभ्रम से महाराज है तो तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों की कहता है कि सपेरों की सी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी आश्चर्य है मनुष्य ऐसे कुटिल वेश कल्याणी कहती मनुष्य ऐसे कुटिल वेशधरों को भी वश में कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं। प्रदेश्वर नट नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है। चंद्रगुप्त कहता है मंत्र महा औषधि के भाले से बड़े बड़े मत नाग वशी भूत हो जाते हैं। प्रदेश्वर भाले से सिंगाहरण हाँ महाराज वैसे ही जैसे भालों से मदमत मातांग। प्रदेश्वर कहता है तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। सिंगाहरण कहता है ग्रीक के शिविर से। चंद्रगुप्त कहता है कि उनके भाले भारतीय हथियारों के लिए बज रही हैं। प्रदेश्वर कहता है तुम लोग अंबिक के चर तो नहीं हो। सिंगाहरण कहता है रातों रात यवन सेना वितस्त कहता है कि रातों रात यवन सेना वितस्ता के पार हो गई है समीक है महाराज सचेत हो जाइए। कहता है प्रदेश्वर मगध नायक इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है कहता है चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है लाल का उपकार का भी यह फल है। चंद्रगुप्त कहता है हम लोग बंदी ही हैं परंतु रण व्यूह कहता है परंतु रण व्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए जाइए महाराज। यवन रण नीत भिन्न है। प्रदेश्वर उदिग्ध भाव से जाता है। कल्याणी सिंगाहरण से चलो हमारे शिविर में ठहरो फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त मुझे कुछ कहना है। कल्याणी अच्छा तुम लोग आगे चलो। सिंगाहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त इस युद्ध में कहता है कि इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी कहती है परंतु तुम कौन हो। ध्यान से देखती हुई मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त मगध का एक सपेरा कल्याणी हूं और भविष्यवक्ता भी। चंद्रगुप्त कहता है मुझे मगध की पताका मगध की पताका के समान की। कल्याणी कहती है कौन चंद्रगुप्त तो नहीं। चंद्रगुप्त कहता अभी तो एक सपेरा हूं राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी कहती एक क्षण चुप रहकर हम दोनों को चुप रहना चाहिए चलो। दोनों प्रस्थान करते हैं। दृश्यांत 3 देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं दृश्यांत 3 को। दृश्यांत 3 में क्या है युद्ध क्षेत्र में सैनिक के साथ पर्वतेश्वर सेनापति भूल हुई। सेनापति कहता है हथियारों में ऊधम मच रहा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति युद्ध में जय या मृत्यु दोनों में से एक की होनी चाहिए। सेनापति कहता है महाराज सिकंदर की विस्तारता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड्गों की कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भाले की चोट सिकंदर ना संभाल सका। आगे देखिए पर्वतेश्वर प्रशंसा का समय नहीं शीघ्रता करो। मेरा रण गज प्रस्तुत हो और स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी चंद्रगुप्त तुम यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनाए। चंद्रगुप्त कहता है बंदी सारा देश है राजकुमारी दारूण से सब जकड़े हैं मुझको इसकी चिंता भी नहीं परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी कहती है कि केवल तुम्हें देखने के लिए मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ। चंद्रगुप्त कहता परंतु राजकुमारी मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है और इस ज्वाला में
स्मृत लता मुरझा गई है। कल्याणी कहती चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता राजकुमारी समय नहीं। वह देखो भारतीय के प्रतिकूल देवी ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हथियारों का प्रत्यावर्तन हो तो और भी भयानक हो रहा है। कल्याणी कहती तब मगध सेना तुम्हारे अधीन हो, चाहे जैसे करो। कल्याणी कहती पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए। शीघ्र आवश्यकता होगी। प्रवतेश्वर की पराजय की रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी कहती चलो। मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं। एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का सौसन्य प्रवेश युद्ध। सेल्यूकस पर्वतेश्वर अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर कहता है यमन सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध कहता है तुमुल तुमुल युद्ध घायल होकर सेल्यूकस हटता है। पर्वतेश्वर सेनापति सेनापति देखो उन कायरों को रोको। उन उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं। उन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों की से पानी की जगह वज्र बरसे। सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए। रथी विरथ हो। रक्त के नाले धमनियों में बहे। परंतु एक पग भी पीछे हटना प्रवेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ उन भगोड़ों से कहते जाओ उन भगोड़ों से एक बार जानकी के स्तन की लज्जा के लिए नाम पर रोकने के लिए कहो। कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिंहासन और अलका का प्रवेश। सिंहासन महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं। उस पहाड़ियों पर चलिए। पर्वतेश्वर तुम कौन हो? युवक सिंहासन एक मालवा। पर्वतेश्वर मालवा के मुख से ऐसी कहता है मालवा के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालवा खड़ग कीड़ा देखनी कहता है मालवा खड़ग कीड़ा देखनी हो तो खड़े हो रहो, डर लगता हो तो पहाड़ी पर जाओ। सिंहासन महाराज, यमन का दल आ रहा है। पर्वतेश्वर आने दो, तुम हट जाओ। फिलिप्स का प्रवेश। सिंहासन भीषण भीषण युद्ध। फिलिप्स का हटना। सेल्यूकस फिलिप्स का पुनः प्रवेश। सिंहासन का घायल होना और संकेत करना। पर्वतेश्वर का युद्ध में और वो लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने की सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त युद्ध हो। सिकंदर कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता हाँ देवपुत्र। सिकंदर कहता है किसने युद्ध मुहूर्त घायल पर्वतेश्वर वीर पर्वतेश्वर से कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय पर विचार नहीं। मैं एक अलौकिक वीर का स्वर्गीय दृश्य देखा कहता है कि मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे कहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हें कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे पर्वतेश्वर कहता है रक्त पोंछते हुए जैसा एक नरपति और नरपति के साथ करता है, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर सिकंदर कहता है मैं तुमसे मैत्री करना मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना कर किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध ना करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त पंचनाद नरेश, आपका आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है। युद्ध होने चाहिए। कल्याणी कहती है इन थोड़े से अर्धजीव यौनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना। महाराज आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर नहीं युवक, वीर की वीरता भी एक सुंदर कला है। उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया। अब सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर कहता है कदापि नहीं। कल्याणी सिर शस्त्रार फेंक कर जाती हूँ। छत्री पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा ना कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर कहता है तुम कौन हो? चंद्रगुप्त, मगध की राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर कहता है ओ पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहासन को उठाना
चाहती है। अम्भीक आकर दोनों को बंदी करता है। प्रत्युत्तर, यह क्या अम्भीक, इनको अभी बंदी रहना आवश्यक है। प्रत्युत्तर, तो ये लोग मेरे यहाँ आगे, कहता है सिकंदर, पंचनद नरेश की जैसी इच्छा हो। दृष्टांत 4 में आते हैं, देखते हैं। दृष्टांत 3 में अलका और सिंगारण को बंदी कर लिया गया है। देखते हैं दृष्टांत में क्या है। मालवा में सिंगारण, कहते हैं कि मालवा में सिंगारण उद्यान कका का अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, कहते हैं फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं। कहते हैं मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं। आंसू से धैर्य को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई आजकल तो छुट्टी सी, परंतु विदेशी, कहती है परंतु विदेशियों का एक विचित्र सा दल यहाँ ठहरा है। उनमें से, कहती है कि उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, यह युवक आ गया है। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। इंद्रजालिक के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, मालिका कहती है क्या आज्ञा है। चंद्रगुप्त कहता है तुम्हारे नकरेश की क्यारी कैसी है। नागकेशर की क्यारी कैसी है। मालिका हरी भरी। चंद्रगुप्त कहता है आज कुछ खेल भी होगा। कहता आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी। मालिका, आप लोग चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मालिका कहती है खेल तो नृत्य देखती हूँ। कहती है खेल तो नृत्य देखती हूँ। ना जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ ना कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त कहता मालिका तुमको कुछ गाना आता है। मालिका कहती है आता तो है, परंतु, चंद्रगुप्त कहता है परंतु क्या। मालिका कहती है युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है। आजकल मालव स्थान, कहती है कि आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। आगे चंद्रगुप्त क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त कह रहा है रणभेरी से, कहते हैं रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो ना हो हानि ना होगी। मालिका, ना जाने, कहता है कि ना जाने क्यों आज ऐसी कामना जग पड़ी है। मालिका अच्छा सुनिए। चाणक्य सहसा प्रवेश करके छोकरियों से बात करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त कहता नहीं गुरुदेव, मैं आज ही बिपाशा के तट पर आया हूँ, यवन शिविर भी घूम आया हूँ। चाणक्य कहता है क्या देखा। चंद्रगुप्त कहता है समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का एक इंद्रजालिक मानकर मुझे यवन से सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा पंचनद के सैनिकों से भी दुर्गस्त कोई लक्ष्य रण कौशल योद्धा शत्रु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों की आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य कहता है हाँ तब क्या हुआ। केलीस्थलीज के अनुयायियों ने क्या किया। कहता है चंद्रगुप्त उसकी उनकी उत्तेजना, कहता है कि उनकी उत्तेजना से सैनिकों के बिपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर, कहता है सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए। इसलिए रावी की जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ
अब उनकी इच्छा कहता है अब उनकी इच्छा युद्ध में नहीं है। चाणक्य कहता है और क्षुद्रकों का क्या समाचार? चंद्रगुप्त कहता है वे भी प्रस्तुत है। मेरी इच्छा है कि जाग जगद्वेता का ढोंग करने वाली एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहारण का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य कहता अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः स्कंध कहता है कि संभवतः स्कंधवार में मालवा की युद्ध परिषद होगी। अंत अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवा की मिलने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त कहता चलिए, मैं अभी आया। चंद्रगुप्त चाणक्य का प्रस्थान। मालविका यह खेल तो बड़ा ही भयानक होगा मगध। चंद्रगुप्त कहता कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त क्या है? सैनिक कहता सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त कहता विपाशा और शत्रुद के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करने वाली यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाए। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक अच्छा। राजकुमारी ने पूछा कि अब आप कहता है अब पूछा कि आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालवा में ठहरने की नहीं। चंद्रगुप्त कहता राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध ही हमारी आजीविका है। क्षुद्रों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। इसलिए मैं यहाँ रहकर की मगध की अच्छी सेवा कर सकूंगा। सेना कहती है जैसी आज्ञा। जाता है। चंद्रगुप्त को सोचकर सैनिक लौट आता है। सैनिक क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कृष्ट इच्छा होने पर भी वे सेना को साथ ना ले जाएं। सैनिक कहता है उत्तर भी लेकर आना होगा। कहता है कि उत्तर भी लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त नहीं। सैनिक प्रस्थान। मालविका अब देखते हैं मालविका क्या कह रही है। मालविका कहती है कि मालविका कहती है कि मालव में बहुत सी बातें मेरे देश के विपरीत है। इसकी युद्ध पिपासा बतवाती है। फिर युद्ध। चंद्रगुप्त तो क्या तुम इस देश को नहीं हो? कहता क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ आर्य। वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं। प्रचुर स्वर्ण में रहने रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं। इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य की प्रकृति जीवन का सुंदर पालना मेरु सिंधु देश है। चंद्रगुप्त कहता है तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका कहती मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहां रहने लगी। उसने उन्होंने मुझे घायल सिंहारण के साथ यहाँ भेज दिया। कुछ सिंहारण बड़े सहृदय हैं, परंतु मगध मगध तुमको दिखा देखकर मैं तो चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाल कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्रगुप्त सुबह कहता है कि सुबह मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? प्रस्थान। मालविका स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है। देखूं कहती है देखूं कुमार सिंगारण कब आते हैं। प्रस्थान। दृश्यांत 5 हम लोग देखते हैं। बंदीगिरी में घायल सिंगारण और अलका। जो बंदीगिरी है उसमें घायल सिंगारण और अलका है। दृश्यांत दृश्य 5 में देखते हैं।
तो आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। इसमें देखते हैं अलका क्या कह रही है। अब तो चल फिर सकोगे, सिंगारा कहता हाँ अलका, परंतु बंदीगिरी में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका कहती नहीं मालवा, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंगारा क्या? अलका कहती है सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है, पंचनद की संधि हो गई, अब यवन लोग निश्चित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक बार चर यह संदेश सुना गया है। सिंगारण कैसे? अलका कहती है छप छपड़क वेश में छपड़क वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आया था, संकेत में अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिंगारण कहता है तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिंगारड़ तब तो मालवा पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त का साथ लेकर आर्य ने वहां पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मति से कहता है उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो गया है। सिंगारा उठकर तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका कहती है परंतु तुम बंदी हो। सिंगारा कहता है जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। सिंगारड़ कहता है कुछ अलका कहती है कुछ सोचने लगती है, तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदनी हूँ? सिंगारड़ कहता है क्यों? अलका कहती है अम्बिक के पर्वतेश्वर की संधि हो गई और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भागिनी से अम्बिक का विवाह करा दिया। परंतु अम्बिक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदिनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों कहता है कि उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंगारण अलका तब क्या करना होगा? अलका कहती है यदि मैं पर्वतेश्वर से कहती है कि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है तुमको छुड़ा दूं। सिंगार कहती मैं अलिका मुझसे पूछती हो? सिंगारक दूसरा उपाय क्या है? सिंगारक मेरा सिर घूम रहा है। अलका तुम पर्वतेश्वर की प्रायणी बनोगी, अच्छा हो कि इसके पहले मैं ही ना रह पाता। अलका कहती क्या मालवा इनमें तुम्हारी कुछ हानि है? अलका कहती है कठिन परीक्षा ना लो अलका, बड़ा दुर्लभ हूँ। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग ना छोड़ने का प्रण किया है। अलका कहती मालवा देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंगारड़ कहता है और तुम पंचनद की कहता है कि और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका कहती हंसती हुई चिढ़ गए आर्य चाणक्य कहती आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनेद का सूत्र चलन करने के लिए मैं यहीं की रानी बन जाऊं। सिंगारण कहता है कि यह कोई हंसी है? कहता है यह भी कोई हंसी है? अलका कहती है बंदी जाओ सो रहो, कहती है जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंगारण का प्रस्ताव सुंदर निश्चल कहता है सुंदर निश्चल हृदय तुमको हंसी करना ही अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंगारण को मालवा भेजने के लिए के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है अलका प्रथम यौना मदिरा में कहती है प्रथम यौना मदिरा से मत प्रेम करने की थी प्रवाह, कौन किसको देना है हृदय चिन्ह चिन्हे की ना तनिक थी चाह, बच डाल कहती है कि बच डाला था हृदय अनमोल, आज वह मांग रहा था दाम। बेदान वेदना मिली तुला ना तेला कहती है वेदना मिली तुला ना तोला, उसकी लोभी
ने की बेकाम उड़ रही है हस्त में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं कहती है कि करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं बिछल की राह। हल्का गाती है, उसमें कहती है कि प्रथम यवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चीन्हे की ना तन की थी चाह। बच डाला था हृदय अनमोल, आज वह मांग रहा है था दाम। वेदना मिली तुला ना तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है कहती है, उड़ रही है हृत पथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं बिछल की राह। आगे क्या कह रही है? आगे कहती है, संभलते धीरे धीरे चलो इसी मिस तुमको लगे विलंब सफल हो जाने कहती है कि हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत बह चलेगा आंखों की राह, और दुर्लभ हो पहचान रूप रत्नाकर भरा अता। परुतेश्वर का प्रवेश होता है। अलका एक गीत गाती है इसमें, इसको देखिएगा एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? कहती है, प्रथम यौना मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और कहती है कि और किसको देना है हृदय, चीन्हे की तनिक चीन्हे की ना तनिक थी चाह। बच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला ना तोल, उसी लोभी ने निकली बेकाम। उड़ रही है हृत में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग जल में छिड़काव, बनाऊं मैं बेछलन की राह। संभलते धीरे धीरे चलो इसी मिस तुमको भी लगे बिरलभ सफल हो जीवन। कहती है कि हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत बह चलेगा आंखों की राह, और दुर्लभ हो पहचान रूप रूपांतर भरा अता। प्रवेतेश्वर का प्रवेश होता है। प्रवेतेश्वर क्या कहता है? सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका कहती है, यह तो बंदी बनने वाले की इच्छा पर निर्भर है। बंदी बनने वाले की इच्छा पर निर्भर। प्रत्युषर, कौन तुम्हें बंदी कहता है? यह तुम्हारा अन्याय है अलका। चलो, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका कहती, नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उसके लोभ से मनुष्य आजीवन आजीवन मानसिक कारागार भोगता है। प्रत्युषर, इसका तात्पर्य अलका कोमल सास्या पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। ये यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। प्रत्युषर कहता है, व्यंग ना करो अलका। प्रत्युषर ने जो कुछ किया वह भारत का एक एक बच्चा जानता है। परंतु देव प्रतिकूल हो कहता है, परंतु देव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? अलका कहती है, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत ना होगी। हम लोग जो आपके लिए देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। प्रत्युषर कहता है, बंदी कैसे? अलका कहती है, बंदी नहीं तो क्या, सिंगाहरण जो आपके साथ युद्ध करते हुए घायल हुआ, आज तक कहता है कि आज तक वह क्यों रोका गया? पंचनद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? प्रत्युषर कहता है, कौन कहता है सिंगारण बंदी है? उस वीर को मैं प्रतिष्ठित करता हूँ अलका, परंतु उसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। उसे अलका कहती है, क्यों? प्रत्युषर कहता है, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। अलका कहती है, महाराज, यदि भूपालों का कहती है कि यदि भूपालों का सा व्यवहार ना मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। प्रोफेसर कहता है, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम
मुझसे प्यार करोगी अलका, सच कहो। अलका कहती तब विचार करूंगी, पर वैसा संभव नहीं। प्रद्युम्नेश्वर क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका कहती सिंगारण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायता ना बने और सिंगाहरण अपने मालवा की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। पलुतेश्वर कहता है मुझे स्वीकार है। अलका कहती है तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। पलुतेश्वर कहता है वह क्या? अलका कहती है यही तो कहता है कि अलका कहती है यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र हूँ। कहता है कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र हूँ। पंचनद नरेश, ये दासुदल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। परमेश्वर कहता है सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। सिंहासन के लिए रथ आएगा और तुम्हारे लिए शिविका देखो, भूलना मत। चिंतित भाव से प्रस्थान। धन्यवाद। हम लोग आज इकाई 2 मतलब अंक 2 और यूजीसी नेट में जो इकाई 8 लगा है उसका नाटक जो चंद्रगुप्त नाटक है, एक ऐतिहासिक नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अंक 2 का दृश्य 5 समाप्त कर चुके हैं। 5 दृश्य इसमें और है, उसको हम लोग कल देखेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।